everyone. In last lecture we have discussed Newton's first law of motion. Now let us discuss about the Newton's second law of motion. That is very simple. Newton's second law, which you have already studied in class, I think ninth. So you have to understand what is the second. The statement of the second law is the rate of change in momentum of a body is equal and occurs in the direction of net applied force. राइट इसका स्टेटमेंट होता है किसी भी बॉडी पे जो नेट अप्लाइड फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मीन्स मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है, dp बाई dt. ये स्टेटमेंट होता है किसी भी बॉडी पे जब किसी बॉडी के मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है. अगर हम रेट पता चल जाए तो हमें उस पर अप्लाइड फोर्स या उस पर फोर्स कितना लग रहा है हम निकाल सकते हैं या बता सकते हैं. राइट तो यहाँ पे एक चीज़ और समझना है. द फोर्स जस्ट यू कैन सी है फोर्स F is a vector quantity and momentum is also vector quantity. So यहाँ पे साइन कन्वेंशन जैसे आप देख रहे हैं कि दोनों क्वांटिटीज इधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पॉजिटिव है. इट मीन्स व्हाट, जो P की डायरेक्शन है मोमेंटम जिधर लग रहा है उधर ही फोर्स लगेगा, या फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी. ये चीज़ यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आगे आपको बहुत कंफ्यूज हो गए इसको लेके, डायरेक्शन को लेके. सो अब जब भी आप इसकी डेफिनेशन बोलो, द अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू the rate of change of momentum and the direction of the force is same as momentum. Right, that is very simple definition of the second law of motion. Right, let us consider a body of mass m in a translational motion with the velocity v. It acted on a net external force F. The second law suggests that according to second law, what is that, the rate of change of momentum F equal to the rate of change of momentum. as you can see है फोर्स को इस तरह से लिखेंगे, द फोर्स वेक्टर इक्वल टू d बाई dt ऑफ m इंटू वी. p की जगह m इंटू वी कर लिया. ठीक है. नाउ अब मास क्या है, मास एक कांस्टेंट होगा बॉडी, क्योंकि मास नहीं चेंज हो रहा होगा, मास एक कांस्टेंट है. मास को इस d बाई dt से बाहर कर सकते हैं. तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं फोर्स वेक्टर इक्वल टू मास dv वेक्टर बाई dt. राइट, अब ये क्या है आपने पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं. तो ये m इंटू ए वेक्टर, ये फोर्स या इसी को आप बोल सकते हो, ये सेकेंड लॉ का फॉर्मूला आ गया, न्यूटन सेकेंड लॉ का ये फॉर्मूला आ गया. किसी बॉडी पे नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा. अगर उस बॉडी का मास पता हो हमें, उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है या एक्सेलरेशन कितना आया है, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें नेट फोर्स पता चल जाए, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लो तब भी नेट फोर्स पता चल जाएगा. तो आपका ये आ गया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ. फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. दैट इज वेरी सिंपल. राइट, नाउ यू कैन further, the first law provides the concept of force, where the second law provides the quantitative definition of the force. फर्स्ट लॉ फोर्स के बारे में बताता है, जबकि सेकेंड लॉ फोर्स की क्वांटिटी बताता है कि कितना फोर्स लग रहा है. ओके, सेकेंड लॉ इज ऑल्सो वैलिड इन इनर्शियल फोर्स. द SI यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन. एज यू नो SI यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन, कैपिटल N से डिनोट करेंगे. एंड 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है. राइट,
एंड डायमेंशनल फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। मास का m होगा, एक्सेलरेशन का क्या होगा, LT-2। तो MLT-2 ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अब आप 1 न्यूटन फोर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। 1 न्यूटन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर मास आपका 1 kg हो और उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है, तो उसी को हम फोर्स को क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन फोर्स बोलेंगे। इफ अ बॉडी ऑफ मास यूनिट मास इज मूविंग विद द acceleration of 1 meter per second, then the force acting on the body is said to be 1 न्यूटन। तो यहाँ से 1 न्यूटन की डेफिनेशन भी निकल के आती है, 1 न्यूटन क्या होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन। नाउ थर्ड लॉ दैट इज वेरी सिंपल लॉ। Force is always to body interaction. Force is always to body interaction. The first law describes the qualitatively, while the second law describes the quantitatively what happens to a body if force act on it, but not reveal about what happens to other body participating in the interaction with the interaction responsible for the force. Now the third law accounts for this aspect of the force and states every action on a body has equal and opposite reaction on the other participating in the interaction. Means जब भी कोई दो बॉडी आपस में इंट्रैक्ट हो रही हैं, म्यूचुअल इंट्रैक्शन हो रहा, मीन्स फोर्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ इज द every action has equal and opposite reaction. सपोज आप जैसे आप खड़े हैं, आप कहीं पे खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे टेबल पे खड़े हुए हैं। अब आपका एम जी सेल्फ वेट जो है नीचे लग रहा है, तो उतना ही टेबल पे आप खड़े हो या फर्श पे खड़े हो, उतना ही एम जी के इक्वल टेबल भी अपवर्ड लगा रहा है। तो ये आपने इतना एक्शन किया, ये टेबल ने इतना रिएक्शन दिया। और इसको आप जैसे मैंने कल एग्जांपल लिया था कि आप जैसे कहीं पे भी जा हैंड से हिट करें, दीवार पे अपने हाथ मारें, तो आपने दीवार पे फोर्स लगाया, आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, उतना ही फोर्स दीवार आपके हाथ पे लगाता है, जिसकी वजह से आपका हैंड क्या होता है, हर्ट होता है, आपको अच्छा नहीं फील होता, आपको चोट लगती है जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। नाउ अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है, फ्री कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम FBD बोलेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। FBD इस चैप्टर की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, फ्री बॉडी डायग्राम से ही हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब भी अगर किसी बॉडी पे सपोज कोई ये बॉडी है, ठीक है, इस पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं, मान लिया कितने, ये हॉरिजॉन्टल एंगल से लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल एंगल से थीटा पे एक फोर्स लगा दिया, ठीक है। इधर से फिर ये वर्टिकल से मान लिया थीटा पे दूसरा फोर्स F2 लग रहा है, ठीक है। अब अगर इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो उसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के ऑल फोर्सेस को एक ही डायग्राम में दिखाएंगे, ऑल फोर्सेस को, उसके कंपोनेंट्स को एक ही डायग्राम में दिखाएंगे। उसमें केवल फोर्सेस को हम इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कोई इस तरह का हम स्ट्रक्चर ले लें, जैसे आप बात करें कि ब्रिज होता है, जैसे या जो पोल्स होते हैं उसमें इस तरह के वायर्स का या इस तरह का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जैसे इस पॉइंट पे हमें देखना है, फोर्स को एनालिसिस करना है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, एक फोर्स इधर लग रहा होगा, एक इधर लग रहा होगा, एक इधर लग रहा होगा, ये एक इधर लग रहा होगा। अब इसको हम केवल फोर्स को इस पॉइंट पे दिखाएं, मीन्स इस तरह से
ये फोर्स दिखा दिया, ये फोर्स दिखा दिया, ये फोर्स दिखा दिया, ये फोर्स दिखा दिया। तो उसी बॉडी का जिससे फोर्स लग रहा है उसी का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम इज द फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इन विच द बॉडी अंडर स्टडी is assumed free from the rest of the system, that is assumed separated from the rest of interacting body, is drawn in its actual shape and orientation. All the forces acting on the body are shown. सिंपल सी वही बात जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि फ्री बॉडी डायग्राम को हम केवल फोर्सेस को दिखाते हैं। तो अब हाउ टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, कैसे हमें ड्रॉ करना है। Separate the body under the consideration from the rest of the system. Draw it separately in an actual shape and orientation. Means पहले वो जिस सिस्टम को आप कंसीडर कर रहे हो उसको अलग से आप ड्रॉ कर लो। ठीक, उसको आप एक लाइन डायग्राम या पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ड्रॉ कर लो सिस्टम से, देन उसको एक्चुअल शेप में और ओरिएंटेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में शो ऑल द फोर्सेस whether known or unknown acting on the body at their respective point of application. सारे forces को आपको दिखाने होते हैं। तो for the purpose of count every contact where we separate body under study from the at any such point there may be contact force. After showing all contacts forces all the field, इस यहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात कर रहे हैं बॉडी मास किसी भी मटेरियल बॉडी में। जैसे ये फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, हमें सारे फोर्सेस को दिखाने होते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस को। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वेरियस कॉन्टैक्ट फोर्सेस में, जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है ये। अब इसको रस्सी से, इस स्ट्रिंग से इसको हम खींच रहे हैं आगे की तरफ, मीन्स ब्लॉक को मूव करा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या दिखा रहे हैं कि रस्सी हमने ब्लॉक पे फोर्स लगाया, फिर रस्सी में अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगा। तो अब इसका ब्लॉक डायग्राम, या आप इसको ये तो हो गया, इसको हम बोलेंगे ब्लॉक डायग्राम बोलेंगे। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप यहाँ पे फोर्सेस दिखा दीजिए। इसका सेल्फ वेट नीचे लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, जैसे टेंशन इन स्ट्रिंग, राइट। अब आप अगर स्ट्रिंग का फोर्स कंसीडर करना है तो एक फोर्स स्ट्रिंग में इधर लगा, एक इधर, या हैंड का करना है तो हैंड में ये किया। ठीक है, इस तरह से पुली और उसके स्ट्रिंग, जैसे पुली और स्ट्रिंग है, सपोज ये इधर एक टेंसाइल फोर्स डेवलप हो रहा है।